गुड मॉर्निंग। और क्लास चालू करते हैं अपन। हाँ भाई, एटम वाले चैप्टर का जो है पीडीएफ भेज ही दिया है ना। तो नोट्स बना लेना भाई, एक तो आप सब लोग, ठीक है। नोट्स बनाना जरूरी है, उसके बाद में अपन चलेंगे। ये तो गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा सही कर लो, बस हो गया। लेसन नंबर 14, एटम, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। देखो ये चैप्टर जो है 11th से रिलेटेड है। 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। वैसे तो पढ़ा ही होगा, पर भूल भाल जाते हो तुम लोग, तो 2 दिन बाद का ही भूल जाते हो। तो 11th तो बहुत लंबी पुरानी है, फिर भी थोड़ा बहुत तो याद रहेगा ही। अब अपन चलते हैं थॉमसन मॉडल। नहीं होगा, उठा लेंगे। देखो जी भाई, हाँ क्या कर रहा है, आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, आवाज तो आनी चाहिए भाई। आवाज नहीं आ रही है क्या? बाकी बच्चों को देखें, विवेक बोल रहा है भाई आवाज नहीं आ रही आज। आवाज आ रही है और किसी को नहीं है? सबको आवाज आ रही है क्या? आ रही है, अब आ रही है। चल ठीक है भाई, ठीक है। हाँ भाई देखो, अपन सबसे पहले चलते हैं अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल। एटम इज ए solid positive sphere, solid positive sphere of a radius 10 to power minus 10 मीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, atom is a solid positive sphere of 10 to power minus 10 meter and positive charge is distributed uniformly in this sphere, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई अपने पास, सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कह सकते हैं अपने पास, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। एंड नेक्स्ट है अपने पास positive charge is balanced by electrons. Positive charge is balanced by electrons. Negative charge and positive charges are equal in magnitude, so that atom is neutral. Clear? तो टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, सो दैट अपने पास क्या हो जाएगा, एटम इज फाइनली न्यूट्रल। सॉलिड पॉजिटिव स्फीयर लिया था, रेडियस कितनी ली थी इन्होंने, 10 टू पावर माइनस 10 मीटर ली थी, ठीक है। अब अपन चलते हैं, इसकी यही अपने पास लिमिटेशंस में है या ड्रॉबैक्स में शामिल है। पहला तो लिमिटेशंस यही माना जाता है कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखते हैं ना अपन, तो उसमें आता है कि टोटल पार्ट इज मैक्सिमम पार्ट इज ए वेकेंट है अपने पास, जबकि इसमें क्या माना था, सॉलिड स्फीयर है पूरा का पूरा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस मॉडल इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल, आप जानते ही हैं प्लम है मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। देखो भाई, प्लम पुडिंग जो है वो इंग्लिश सिस्टम है खाने का, उसमें क्या करते हैं अपने पास कि डिफरेंट कलर के 2-3 फ्रूट्स यूज में लेते हैं। तो मैं इसको यूं समझा देता हूं, डिस्टरबेंस हो रहा है, डिस्टरबेंस आवाज में हो रहा है क्या भाई? ऑडियो तो सभी के म्यूट है, एक बार देखना, देखा
डिस्टर्बेंस हो रहा है, किसी का माइक ऑन है? माइक राहुल का, एक सेकंड बंद कर रहा हूँ। चलो, हाँ भाई, माइक बंद करा दिया था, किसी का माइक ऑन था तो बंद है। अरे धर्मवीर, वीडियो वीडियो क्यों चालू कर रहा है तू? चलो, तो अब अपन चलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। इसको यूं समझ सकते हैं, जैसे अपने पास एक कलर का कोई भी फ्रूट ले लिया, सपोज दैट कि अपने पास है एप्पल ले लिए, तो एप्पल के टुकड़े कर लिए, अब उसमें ब्लैक ग्रेप्स डाल दिए अपने पास, तो जो एप्पल के टुकड़े हो जाएंगे, जो एप्पल हो जाएगा वो जो अपने पास एप्पल के टुकड़े होंगे वो तो क्या हो जाएंगे अपने पास है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो ब्लैक ग्रेप्स होंगे वो क्या हो जाएगा अपने पास है, नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अपन चलें तो वाटरमेलन मॉडल, आपने तरबूज देखे ही है, सभी ने वाटरमेलन देखा ही है, तो तरबूज में, वाटरमेलन में जो लाल पार्ट है, मतलब रेड पार्ट है, वो तो पॉजिटिव हो गया अपने पास। तरबूज के जो बीज है ना अपने पास, सीड्स हैं अपने पास, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो वो नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। ये वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। और अपने पास देसी भाषा में मोतीचूर के लड्डू का मॉडल भी बोलते हैं भाई, है ना। लड्डू सभी ने खाए हैं, अभी लॉकडाउन में यही काम कर रहे हो तुम, खाना और सोना। तो मोतीचूर के लड्डू में जो पीला पार्ट होता है, बेसन जो होता है, वो तो हो गया पॉजिटिव पार्ट, ठीक है ना। और अगर मान लो इलायची के दाने डाल दिए जाएं तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। तो प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं कि इनकी लिमिटेशंस क्या रही। पहली बात तो ये है भाई, आगे अपने सबसे पहली लिमिटेशंस तो ये हैं कि Rutherford's experiment is not explained by Thomson's atomic model. रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग था, उसके एक्सपेरिमेंट के अपने पास जितने भी रिजल्ट्स हैं, दे आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। दूसरा, इन्होंने ये बताया था कि मोस्ट कंप्लीट पार्ट ऑफ एटम इज ए सॉलिड स्फीयर, जबकि अपन जानते हैं रदरफोर्ड में मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज ए कंप्लीटली वैकेंट, ठीक है। तो ये अपने पास इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं या लिमिटेशंस भी हैं। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन नेक्स्ट चलेंगे भाई। 12th चैप्टर के न्यूमेरिकल करा दिए भाई राहुल, कल तू था ही नहीं क्लास में, कल ही कराए मैंने। चलो जी भाई, विवेक हाँ जी भाई, नेक्स्ट अपन चलते हैं
हाँ भाई, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसका रीजन है कि मैं फिर इस पे कुछ समझाऊंगा तो हो जाएगा थोड़ा गड़बड़, तो स्क्रीनशॉट ले लें। अरे चैप्टर के 12वें के न्यूमेरिकल करा दिए रे राहुल, मीडियम की तो क्लास ले रहा हूँ अभी। हाँ राहुल, सही है जो तू कह रहा है। ये सारे इनके स्कॉलर ही हैं भाई। देखो भाई, सबसे पहले अपन चलते हैं, कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बार ये बता देता हूँ। आप ये जानते हैं कि एटम जो होता है ना अपने पास, 11th में पढ़ाई है अपने पास, एटम के 3 पार्टिकल्स होते हैं। एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? एक तो प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक तो प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। आप ये जानते हैं कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स ये तो किस में होते हैं भाई? न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग करते रहते हैं अपने पास। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस का पार्ट हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास वो एटम में न्यूक्लियस के अराउंड अपने पास रिवॉल्व करते रहते हैं। इतना तो जानते ही हो, कोई दिक्कत भी नहीं है अपने पास। अब अपन जैसे सोडियम 11 एंड 23 लिखते हैं, वैसे सही तरीका ये भी है, अपन जानते ही हैं, यूं लिखते हैं केमिस्ट्री में, X, A एंड Z। Z जो है इट इज एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया अपने पास, एंड A इज एटॉमिक मास। राइट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने पास। तो अगर सोडियम में आप देखेंगे तो 11 तो प्रोटॉन हो जाएंगे। आ गया समझ में अपने पास? उसके बाद में अपन चलें, न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है, एटॉमिक नंबर में से सॉरी एटॉमिक मास में से अपने पास है एटॉमिक नंबर सबट्रैक्ट कर दिया जाए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? a माइनस जेड 23 माइनस 11, सो दैट 12 न्यूट्रॉन हो जाएंगे इसमें। कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे इसमें? 12 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, एंड 11 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे। अब अपन जानते हैं न्यूट्रॉन जो होते हैं उन पर चार्ज कितना होता है? 0 होता है अपने पास। ठीक है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो प्लस में 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें चार्ज माइनस में 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। टोटल चार्ज इन एटम कितना हो जाएगा? 0। इट मीन्स अपने पास क्या हो जाएगा? एटम इज ए न्यूट्रल। क्लियर? नंबर ऑफ मास एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे अपन, ये तो बात हो गई इसकी। अब मैं दूसरी बात बताना चाह रहा हूं, न्यूक्लियस में आ जाओ अपने पास। किसमें आ जाते हैं अपन? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में केवल क्या होते हैं भाई? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है, ये तो चार्जलेस है, ये Q इज इक्वल टू 0। इसमें Q इज इक्वल टू क्या होता है? E होता है। तो न्यूक्लियस में जो कुछ भी चार्ज होगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होंगे? प्रोटॉन्स होंगे अपने पास। न्यूक्लियस में जो कुछ भी चार्ज होगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होंगे? प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे। अब अगर अपन चलें सोडियम में न्यूक्लियस में, जैसे सोडियम का न्यूक्लियस है, तो सोडियम का न्यूक्लियस अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हटा दो इसमें से, ये न्यूक्लियस आ गया भाई, ये लो। कैसे? इलेक्ट्रॉन हटा दो तो न्यूक्लियस हो गया। अब अपने पास ये देखो, सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो चार्ज कितना हो जाएगा इसमें? 11 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज हो गया अपने पास। अब तो चार्ज हो गया इसमें प्लस में 11 इलेक्ट्रॉन। यहां से अगर आप कंपेयर करते हैं तो 11 जो है वो क्या है ये बता दो? ये Z है। 11 क्या है? Z है।
सो दैट चार्ज ऑन एनी न्यूक्लियस कितना हो जाएगा बताओ, क्या होगा? चार्ज ऑन न्यूक्लियस प्लस जेड ई। हियर जेड इज ए एटॉमिक नंबर ऑफ ए एटम। क्लियर? तो जब भी अपने पास न्यूक्लियस का चार्ज फाइंड करना हो तो क्या आएगा? Q इज इक्वल टू प्लस जेड ई। अब आ जाते हैं अपन मास पर कि मास कितना होगा। तो देखो मास निकालने का मेथड बता देता हूं मैं। सोडियम से ही बता देता हूं मैं। सोडियम 1123, केवल न्यूक्लियस देख रहा हूं भाई मैं। सोडियम के न्यूक्लियस में 11 तो प्रोटॉन्स होंगे एंड 12 न्यूट्रॉन्स होंगे। अगर इन दोनों का मास, तो ये तो हो गया 11 मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। अगर अपन ये माने कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ए नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं होता है भाई, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन ले लें, देन क्या लिख सकते हो? 12 मास ऑफ प्रोटॉन, देन टोटल मास कितना हो जाएगा? 23 मास ऑफ है प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? 23 मास ऑफ है प्रोटॉन। क्लियर? अब इससे कंपेयर करें जनरल फॉर्मूला से। 23 क्या है इसमें ये बता दो। ए इज ए मास नंबर, देन क्या रहेगा बताओ? मास ऑन न्यूक्लियस कितना हो जाएगा बताओ? ए मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? मास ऑन न्यूक्लियस ए मास ऑफ ए प्रोटॉन। हियर मास ऑफ न्यूट्रॉन इज टेकन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ ए प्रोटॉन। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है अभी। तो अब अपन देखें इसमें से, देखो भाई देखो जी भाई, यहां से चलो। मास ऑन मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू ए मास ऑफ प्रोटॉन, नियरली इक्वल टू a इज नियरली इक्वल टू m इज ए नियरली इक्वल टू a मास ऑफ है प्रोटॉन। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब अपन चलते हैं, पहले ये बता देता हूं अल्फा पार्टिकल क्या है भाई। अल्फा पार्टिकल, इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ है हीलियम। हीलियम का न्यूक्लियस है भाई, मास की यूनिट एएमयू होगी। हाँ, मास की यूनिट एएमयू। ठीक है, यहाँ पर एएमयू चलता है भाई। किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो मैं आगे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, फिर वहां से हो जाएगा। हाँ भैया, माइक कर रहा हूं भाई बंद। चलो अब अपन चलें यहां से। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, देन चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आ गया होगा समझ में? यहां से देखो अपने पास Z इज इक्वल टू 2, देन Q इज इक्वल टू प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। इट इज ए चार्ज ऑन ए अल्फा पार्टिकल। ये सब मैंने इसलिए बताया है कि अगर ये नहीं बताता तो आपको फिर आगे वाला कुछ भी समझ में नहीं आता। अब आते हैं अपन एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में क्या हुआ था पहले समझा देता हूं, बाद में लिखने का मेथड बता दूंगा। ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। सोर्स में अपने पास अपन न्यूक्लियस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यूरेनियम ले सकते हैं, थोरियम भी ले सकते हैं, रेडियम भी ले सकते हैं। इनसे अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन होता रहता है अपने पास। ठीक है ना? तो ये अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स हो गया। उसके बाद में यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल ले लेते हैं अपने पास भाई। इस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट हो रहे हैं एंड थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर -7 मीटर। अब इसमें एक चीज है, थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल इज टेकन वेरी लेस
so that one alpha particle collide with only one atom. वन अल्फा पार्टिकल कोलाइड विथ ओनली वन एटम। तो इसको यूं भी समझ सकते हैं, गोल्ड फॉइल इतनी थिन है कि यहां से अल्फा पार्टिकल आएगा ना तो वो केवल अपने पास वन एटम से ही कोलाइड करेगा, दो से नहीं करेगा, थ्री से नहीं करेगा। रीजन भी बता देता हूं, मल्टी स्कैटरिंग नहीं होनी चाहिए भाई अल्फा पार्टिकल की। उसका रीजन भी है, अगर मल्टी स्कैटरिंग होगी या पॉली स्कैटरिंग होगी तो अल्फा पार्टिकल इतने वीक पार्टिकल्स हैं कि वो जो अपने पास न्यूज़पेपर होता है ना उसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसको भी पार नहीं कर सकेंगे अपने पास। इसीलिए थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल इज टेकन वेरी लेस सो दैट वन अल्फा पार्टिकल कोलाइड ओनली विथ वन एटम। सिंगल अपने पास स्कैटरिंग होनी चाहिए, मोनो स्कैटरिंग होनी चाहिए, पॉली स्कैटरिंग नहीं होनी चाहिए। ये तो बात हो गई गोल्ड फॉइल की थिकनेस कम क्यों लेते हैं। फिर आते हैं गोल्ड की फॉइल क्यों लेते हैं, उसका भी रीजन बता देता हूँ। गोल्ड की फॉइल इसलिए यूज में लेते हैं, इतनी थिन फॉइल जो है ना भाई गोल्ड से ही बना सकते हो आप, ये जानते हो। 11th में इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाई है अपने पास। 1 ग्राम गोल्ड से 2.5 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाए जा सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से 2.5 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाए जा सकते हैं। इट मीन्स अपने पास इतनी थिन फॉइल जो है केवल किससे बना सकते हैं, गोल्ड से ही बना सकते हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पर आएंगे, उससे बाद में इससे इमर्जेंट होंगे। इमर्जेंट होंगे तो उनको काउंट कैसे करें, पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये एक स्क्रीन है भाई, स्क्रीन जो है वो ZnS कोटेड है ना, जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। जिंक सल्फाइड की कोटिंग से ये अपने को क्या रहता है, जब अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन से स्ट्राइक करेगा या उससे कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो वहां पर अपने पास है, जैसे वो स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर लाइट अपने पास दिखती है, चमक दिख जाती है अपने पास। ये मान लो कि वो वहां पर अपने पास टकरा रहा है, तो जहां पर चमक दिखेगी फिर उनको देखने के लिए या काउंट करने के लिए किसका यूज लेते हैं, अपने पास माइक्रोस्कोप यूज में ले लेते हैं अपने पास कि कितने अल्फा पार्टिकल किस जगह पर सेकेंड अपने पास इंसिडेंट हो रहे हैं या टकरा रहे हैं। ये तो बात हो गई इसकी। अब अपन चलते हैं लिखने का मेथड। तो अपने को ये लिखना है, इन दिस एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स आर इंसिडेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल, thickness of gold foil is taken very less so that one alpha particle collide with only with a one atom. After this alpha particles collide with a ZnS coated screen and number of alpha particles can be counted by microscope. ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया अपने पास। अब अपन चलते हैं रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं वो अपन देख लेते हैं इसमें।
हाँ जी भाई, सबसे पहले आते हैं अपने पास है रिजल्ट्स ऑफ ए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड से एक्सपेरिमेंट। आप रिजल्ट सब जानते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर अनडेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है ना। आप जानते ही हैं मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, सो दैट मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज टोटली वेकेंट। क्लियर। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो हैं अपने पाथ से विदाउट डेविएशन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और थिन फॉइल्स हैं अपने पास इमर्जेंट हो जाते हैं। इट मींस क्या हुआ अपने पास, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट, खाली पड़ा हुआ है अपने पास। अब ये रिजल्ट जो है ना थॉमसन मॉडल के अपोजिट आ गया। थॉमसन में क्या था, सॉलिड स्फीयर माना था, तो उसमें तो पूरा ही सॉलिड माना था। इसमें क्या हो गया अपने पास, मोस्ट पार्ट इज ए वेकेंट ऑफ ए एटम। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें आगे। सम अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड फ्रॉम सम एंगल्स, ठीक है ना। सम अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड फ्रॉम ए सम एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़ा बहुत डेविएटेड हो जाते हैं। फ्रॉम 8000 अल्फा पार्टिकल्स, one alpha particle is deviated at 90 degree angle. From a 8000 alpha particles, one alpha particle is deviated at a 90 degree angle. Clear? अब एक चीज और बता देता हूं मैं, ये जो अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं भाई। रीजन, अल्फा पार्टिकल जो हैं वो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गए कि नहीं हो गए। अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस वो एटम के पॉजिटिव चार्ज के पास से निकल रहा है भाई। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा, तो अपने पास डेविएशन हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। आगे अपन चलते हैं। फ्रॉम 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, one alpha particle is returned back, one alpha particle is returned back at a angle of 180 degree। देखो 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से वन अल्फा पार्टिकल वापस 180 पे अपने पास रिटर्न होता है। इट मींस ये अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज से फ्रंट टू फ्रंट कोलाइड हुआ है, मतलब आमने सामने कोलाइड हुई है उसकी, ठीक है ना। इसीलिए वो वापस आया कि नहीं आया, क्यों आया, रीजन भी बता देता हूँ। अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये इसको रिपेल करेगा, ये वापस अपने पास पाथ पर रिटर्न होगा कि नहीं होगा अपने पास। ये तो बात समझ में आ गई होगी अपने पास। अब अपन चलते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आए इनके बेस पे रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था भाई, रदरफोर्ड से मॉडल। अब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, देखो सबसे पहले ये बताया था, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम इज ए होलो स्फीयर ऑफ 10 टू पावर माइनस 10 मीटर रेडियस। ये तो पहली बात हो गई अपने पास, होलो स्फीयर ऑफ है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर रेडियस, मोस्ट ऑफ मास एंड टोटल चार्ज। देखो टोटल मास नहीं, मोस्ट ऑफ मास एंड टोटल चार्ज इज ए कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ एटम, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने ये बताया था कि टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पर हो गया न्यूक्लियस में, एंड मोस्ट ऑफ मास, टोटल मास तो नहीं कर सकते, उसका रीजन भी है। आप ये जानते हो कि ये न्यूक्लियस है, ये अपने पास ऑर्बिट्स होती है कि नहीं होती है, तो थोड़ा बहुत मास तो अपने पास किस में होगा, इलेक्ट्रॉन्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर अपन ये कह सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ मास इज ए कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ ए एटम, and center of atom is called a nucleus. Size of nucleus is a very less than in compare of atom.
साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपेयर ऑफ ए एटम। रीजन भी बता देता हूँ, यहां से देखो एक बार, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से केवल 1 अल्फा पार्टिकल वापस आया था कि नहीं आया था। इसका मतलब न्यूक्लियस जो है अपने पास वो बहुत ही कम जगह ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बहुत ही कम प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है अपने पास। ठीक है, हाँ भाई राहुल, अभी ये बता दूंगा मैं, तेरा जो क्वेश्चन है ना इसका आंसर भी बता दूंगा इसमें। तो बात हो गई, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लेस देन इन कंपेयर ऑफ साइज ऑफ ए एटम। ये इट इज रेडियस ऑफ एटम 10 to power minus 10 meter and radius of nucleus is 10 to power approximately minus 15 meter. If we compare, then radius of atom upon radius of nucleus 1 upon 10 to power minus 5, so that radius of atom is equal to 10 to power 5 of radius of nucleus। मतलब एटम की रेडियस न्यूक्लियस की रेडियस के कितने टाइम्स हो गए अपने पास, 10 to power 5 टाइम्स होती है। इसको समझने का एक और मेथड बता देता हूं। एटम और न्यूक्लियस का कंपेयर कैसे करते हैं। फुटबॉल का ग्राउंड सबने देखा है, बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। सपोज दैट कि एटम जो है ना वो फुटबॉल का ग्राउंड है, तो फुटबॉल के ग्राउंड के सेंटर में मक्खी बैठ जाए, मक्खी जानते ही हो, घर वाली मक्खी, ठीक है ना, मक्खी जितनी जगह में बैठ जाए, जितनी जगह ऑक्यूपाई कर ले, बस न्यूक्लियस उतनी जगह ऑक्यूपाई करता है भाई अपने पास। अगर फुटबॉल के ग्राउंड को अपन क्या मान लें, एटम मान लें, तो उसके सेंटर में मक्खी जितनी जगह ऑक्यूपाई कर पाती है, बस न्यूक्लियस उतनी ही जगह ऑक्यूपाई कर पाता है। ये समझने का तरीका है। सो दैट radius of nucleus is very very less than in compare of a atom, and radius of atom is 10 to power 5 times of compare of radius of a nucleus। उल्टा भी चल सकते हो, ये भी लिखा जा सकता है, radius of nucleus is 10 to power minus 5 of radius of a atom। ये इसका भी मेथड है। ये तो बात हो गई इसकी। आगे इन्होंने एक चीज और बताई थी, इसमें इन्होंने ये भी बताया था, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड कूलोम्स फोर्स। कूलोम्स फोर्स मतलब न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ कूलोम्स is balanced by centripetal force, is a balanced by centripetal force, so that electron not fall into nucleus। ये राहुल जो तूने पूछा है उसका जवाब, कि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन पर कूलोम फोर्स अप्लाई करता है, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है, बट इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपने पास, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। तो जो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन है, इट इज कन्वर्टेड इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं पहले ही बता देता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना अपने आप में कोई फोर्स नहीं है भाई, इट इज कन्वर्जन फोर्स। वो कहीं ना कहीं से मिलता है अपने पास। कैसे, जैसे एक कार है, वो सर्कुलर पाथ में अपने पास राउंड लगा रही है, तो आपने 11th में पढ़ा होगा फ्रिक्शन से सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसे ही सन एंड अर्थ के लिए है। अर्थ जो है वो सन के चारों ओर अपने पास देखा ही राउंड करती है, तो सन की ग्रेविटी मोर देन अर्थ है अपने पास, तो वो खींच क्यों नहीं लेती है बताओ। उसका रीजन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन विच इज अप्लाइड ऑन अर्थ इज कन्वर्टेड इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स और बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दैट ये अपने पास सन जो है वो अर्थ को खींच नहीं पाता है और वो बैलेंस कर लेती है। या अपन यूं कहें कि अर्थ अपने पास चक्कर क्यों लगाती है, तो उसका रीजन है उसको गिरने से बचना है कि सन खा नहीं जाए। और कोई कहे कि भाई सन क्यों नहीं खा पा रहा है, क्योंकि वो चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि वो चक्कर लगा रहा है। अब कोई पूछे कि वो चक्कर क्यों लगा रहा है, तो उसका आंसर है कि न्यूक्लियस में गिरने से बचने के लिए ही चक्कर लगा रहा है। न्यूक्लियस में गिरने से बचने के लिए ही चक्कर लगा रहा है।
टाइम हो गया भाई, आप स्क्रीनशॉट लो, आधा टॉपिक रह गया, मंडे को कराऊंगा। थैंक यू।